तो फाइनली पेप गार्डियोला ने रूबन अमोरिम की टीम को हरा दिया है। मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनचेस्टर डर्बी में एक तरफा डोमिनेट करके हरा दिया है। साथ ही में बार्सिलोना ने एक डोमिनेटिंग विक्ट्री ली है वेलेंसिया के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड पे फर्स्ट ला लीगा मैच सीजन 25-26 का खेलते हुए, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 6000 थी। उस में स्टेडियम में बार्सिलोना ने एक डोमिनेशन दिखाया और दिखाई उनकी प्योर क्वालिटी। हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मैं वीरू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मैचेस के बारे में कि दोनों मैचों में हुआ क्या एग्जैक्टली उनकी स्टोरी लाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया की। तो इसमें प्रिडिक्टेड था कि बार्सिलोना इस मैच को इजीली जीत जाएगी। ये भी प्रिडिक्टेड था कि बार्सिलोना 3-4 गोल आराम से मार देगी, लेकिन जब पता चला कि राफिनिया भी बेंच पे है लाइनअप देखने के बाद, तब थोड़ा लगा था कि क्या बार्सिलोना रशफोर्ड और रोनी बरजागी और फरान टोरेस की फ्रंट ट्रायो से इस मैच में डोमिनेट कर सकती है। फर्स्ट 15-20 मिनट में वेलेंसिया थोड़ी परेशान कर रही थी बार्सिलोना को चांस क्रिएशन में। वहीं फरान टोरेस ने कुछ एक चांस में एकदम ही बेकार शॉट लेकर या फिर मिस कर दी एक तरीके से फरान टोरेस ने। फिर आती है भाई कुबारसी की एक डिफेंस लाइन से मिडफील्ड ब्रेकिंग लाइन, जो कि मिडफील्ड की लाइन को ब्रेक करती है और अटैकर की लाइन को ब्रेक करती हुई फरान टोरेस के पैरों में। फरान टोरेस का एक बहुत ही एलिगेंट सा टच और फर्मिन लोपेज के पाथ में बॉल, फर्मिन लोपेज थ्रू ऑन द गोल और फर्मिन लोपेज व्हाट अ फिनिश। तो फर्स्ट गोल आता है बार्सिलोना का फर्स्ट हाफ में, लेकिन उसके बाद बार्सिलोना का कोई गोल नहीं आता है फर्स्ट हाफ में। दूसरे हाफ की स्टार्टिंग में रोनी बरदागी, जो कि डेब्यू कर रहे थे बार्सिलोना के लिए, उनका गेम अच्छा जा रहा था, लेकिन बार्सिलोना ने सब्स्टिट्यूट किया, हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट किया। दूसरे हाफ में आते ही राइट विंग पे रोनी बरदागी की जगह है राफिनिया, क्योंकि राफिनिया जो वर्क प्रोवाइड करते हैं ऑफ द बॉल ऑन द बॉल, वो मैच करना किसी प्लेयर के लिए इजी नहीं है। तो वहीं आए हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी अगर राफिनिया नहीं भी आते तो रोनी बरदागी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर राफिनिया ने दूसरा गोल मारा। राफिनिया ने एक बहुत ही बढ़िया अवेयरनेस के साथ में रशफोर्ड के क्रॉस को, जिसमें मैं कह सकता हूं कि वेलेंसिया की डिफेंस की गलती थी, साथ में कीपर की भी गलती थी कि दोनों ने उस बॉल को जाने दिया और राफिनिया ने एक शानदार सा फिनिश कर दिया। तो रशफोर्ड को असिस्ट मिला। रशफोर्ड अच्छे दिख रहे थे इस मैच में रशफोर्ड इस मैच में कुछ मोमेंट पे जहां पे उनको टाइम से पहले रिलीज कर देनी चाहिए थी बॉल, या कुछ डिसीजन उनके जो कि सही टाइम पे नहीं है। उनके अलावा रशफोर्ड का गेम बहुत अच्छा था। रशफोर्ड ड्रिबल कर रहे थे, रशफोर्ड बेस से बीट कर रहे थे। एब्सोल्युटली गुड गेम। रशफोर्ड का पहला बार्सिलोना का गेम जो अब तक उन्होंने खेला है बार्सिलोना के लिए, उनमें से सबसे अच्छा गेम यही था। साथ ही में फर्मिन लोपेज का तीसरा गोल। फर्मिन लोपेज ने भाई पहले तो कसाडो से बोल ली, कुंडे से बोल ली, फिर उन्हें लगा कि उनके पीछे डिफेंडर आया तो वापस कुंडे को बोल दी, कुंडे ने कसाडो को बोल दी, कसाडो ने फर्मिन लोपेज को बोल दी। फर्मिन लोपेज एक रन बनाते हैं डिफेंडर को पुल करके, और उन्हें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम मिलता है शॉट लेने का, और फर्मिन लोपेज अपने रन पे क्लियर होते हैं कि उन्हें शॉट लेना है। तो फर्मिन लोपेज आउट ऑफ द बॉक्स एक थंडरबोल्ट स्कोर करते हैं। एक थंडरबोल्ट, ऐसा थंडरबोल्ट जो कि बार्सिलोना के मिडफील्डर से बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इवन बहुत समय बाद ऐसा थंडरबोल्ट देखने को मिला है जो फर्मिन लोपेज ने कल स्कोर किया है। फिर इजी सा गेम बन गया था। वेलेंसिया एक तरह से बिल्कुल टूट चुकी थी, उनका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो चुका था। मतलब उनका फाइट करने का माइंडसेट भी एकदम खत्म हो चुका था जब बार्सिलोना ने तीसरा गोल मारा। फिर बहुत इजी हो चुका था बार्सिलोना के लिए गेम को डोमिनेट करना। तो फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेड्री की। पेड्री इस गेम में जो कर रहे थे ना मिडफील्ड के साथ में वेलेंसिया, मैजिक था। पेड्री बिना गोल असिस्ट के भी 8.58 रेटिंग ले आते हैं, तो समझ सकते हैं हम पेड्री कितना अच्छा खेल रहे हैं पिछले 2 सीजन से हांसी फ्लिक के अंडर। और इवन वो जब तक इंजर्ड नहीं रहते थे तब भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलते, तो पेड्री की क्वालिटी हमें देखने को मिली। साथ ही में हमें कसाडो प्रॉपर डीएम के रूप में प्रॉपर डीएम की क्वालिटीज कसाडो से देखने को मिली। एक दो मोमेंट जहां एरिक गार्सिया आगे आके प्रेस कर रहे थे, वहां कसाडो ने डिफेंसिव अवेयरनेस दिखाते हुए पीछे डिफेंडर एरिक गार्सिया की जगह को रिप्लेस करते हुए बहुत ही अच्छे कुछ मोमेंट्स में बॉल विन की, इंटरसेप्ट किए। कसाडो का गेम एब्सोल्युटली बैंगर। साथ ही में
जिरार्ड मार्टिन की फाइनल पासिंग जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस गेम में, लेकिन उनकी डिफेंसिव अवेयरनेस, उन्होंने ड्यूअल, उन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे इंटरसेप्शंस किए। तो जिरार्ड मार्टिन डिफेंसिवली अच्छे थे, लेकिन फाइनल थर्ड की पासिंग उन्हें सुधारनी होगी, क्योंकि अगला मैच जो है हमारा न्यूकास्टल से, उनमें हमें जिरार्ड मार्टिन की भी फ्लैंक पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट रहेगा कि लेफ्ट बैक पे बार्सिलोना के इतनी स्ट्रॉन्ग है विदाउट बाल्डे कि न्यूकास्टल के मैच में डोमिनेट कर सके जिस तरीके से ये मैच डोमिनेट किया। अब बात कर लेते हैं फरान टोरेस की। फरान टोरेस सब कुछ सही कर रहे थे, जो एक नंबर 9 कर सकता है, जो एक गोल पोचर कर सकता है, हाफ टर्न लेना, एक टच, वन टच लेके दूसरे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना, सब कुछ सही कर रहे थे। फरान टोरेस ने इस गेम में एक ही चीज सही नहीं की, वो थी उनकी फिनिशिंग। फरान टोरेस को फिनिशिंग पे वर्क करना होगा, क्योंकि इस मैच में उन्होंने जो फिनिशिंग की है वो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बेकार लेवल की फिनिशिंग कर रहे थे वो। बार्सिलोना के 8-9 गोल आराम से हो जाते। फरान टोरेस की इजीली हैट्रिक हो सकती थी इस गेम में, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए उनके चांसेस, उन्हें असिस्ट के साथ में सब्स्टिट्यूट करा। फिर आए लेवेंडोस्की ने आते ही 2 गोल मार दिए, राफिनिया ने 2 गोल मारे, फर्मिन लोपेज ने 2 गोल मारे, 3 प्लेयर्स ने ब्रेस मारे। मार्क बर्नाल 80 मिनट में, मोमेंट ऑफ द मैच जब आता है जब मार्क बर्नाल 80 मिनट में पेड्री को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है मार्क बर्नाल के लिए भी और साथ ही पे पेड्री के परफॉर्मेंस के लिए भी। तो मार्क बर्नाल ने जो पिछले एक सीजन से जो इंजरी के चलते बाहर रहे थे मार्क बर्नाल, 390 दिन के लगभग इतने बाहर थे, तो उन्होंने अपना पहला गेम खेला इंजरी के बाद में। उनको बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी एक यंग एज में, तो उनको 10 से 12 मिनट मिले गेम में, पेड्री को सब्स्टिट्यूट किया और मार्क बर्नाल को एक असिस्ट भी मिला। उन्होंने लेवेंडोस्की को एक गोल के लिए सेटअप किया, जो कि बार्सिलोना का 6th गोल था। 86 मिनट में आया था वो गोल। तो बार्सिलोना ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री दर्ज की है अहेड ऑफ यूसीएल का गेम, जो कि न्यूकास्टल से है। तो देखना होगा कि उस गेम में क्या लाइनअप रहती है, क्या राफिनिया उस गेम में स्टार्ट करेंगे या फिर इस मैच की तरह ही सेटअप रहेगा, या फिर फ्रैंकी डियोंग फिट हो जाते हैं तो मिडफील्ड का पूरा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। ये तो मुझे पता है कि फर्मिन लोपेज पक्का खेलते हुए देखना है। क्या लेवेंडोस्की खेलेंगे फर्नान टोरेस के ऊपर, ये एक देखने वाली चीज रहेगी कि लेवेंडोस्की ने अब तक इस ला लीगा में फर्नान टोरेस से ज्यादा मैच नहीं खेले हैं, फर्नान टोरेस से ज्यादा मिनट्स नहीं खेले हैं। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि लेवेंडोस्की यूसीएल के मैच में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेवेंडोस्की की क्वालिटी हमें लेवेंडोस्की की जो क्वालिटी है वो हम मिस नहीं करना चाहिए यूसीएल के गेम में। हालांकि वो किसी मोमेंट पे उनकी एज दिखती है कि उनकी एज हो चुकी है, वो अपने बेस्ट लेवल पे नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी लेवेंडोस्की यूसीएल नाइट, यू नेवर नो। तो अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड और मैन सिटी के मैच की। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि सिटी कभी ना कभी अपनी टीम का कॉम्बिनेशन परफेक्ट फाइंड कर लेगी। कॉम्बिनेशन के कुछ प्लेयर्स अभी इंजर्ड है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था सबको कि पेप ग्वार्डियोला ज्यादा समय तक हारते हुए दिखेंगे नहीं हमें। तो इस गेम में देखा कि पेप ग्वार्डियोला ने अपनी टीम को अच्छे से सेटअप किया, साथ ही में हमें एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली यंगस्टर खुसनाव को राइट बैक जो खुसनाव ने परफॉर्मेंस दिया है ना, वो सिटी के लिए शायद पिछले समय से मिसिंग था और खुसनाव के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। राइट बैक में उन्होंने इतना अच्छा गेम खेला था कल, डिफेंसिव फुलबैक बनकर जो उन्होंने इंटरसेप्शन किए, जो उन्होंने टैकल विन किए, अग्रेसिव नेचर दिखाया है डिफेंसिव फुलबैक बनते हुए, जो कि आगे नहीं चढ़ रहे थे, तो डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करने के साथ में उन्होंने अग्रेसिव टैकल विन कर रहे थे। तो खुसनाव का एक बहुत ही अच्छा गेम था। अब बात कर लेते हैं मिडफील्ड की, तो जो कि कंसर्निंग पॉइंट है सिटी के लिए भी और जो रोड्री के फैंस हैं उनके लिए भी। उनको प्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कल के मैच में दिखा कि यूनाइटेड ने जब रोड्री को प्रेस किया है, यूनाइटेड ने बॉल जीत ली थी रोड्री से। रोड्री मिस प्लेस पास कर रहे थे, रोड्री वन टच पास करने के चक्कर में बॉल खो दो रहे थे। पोजीशन काफी लॉस्ट किया मैन सिटी ने फर्स्ट हाफ में, लेकिन फर्स्ट हाफ में कुछ मिनट के बाद में मैन सिटी सेटल हुई और फिर उसके बाद में मैन सिटी ने उनकी क्वालिटी दिखाई। फिल फोडेन जो कि इस गेम में हेडर से गोल स्कोर किया। जेरेमी डोकू की जितनी तारीफ की जाए इस गेम में उतनी कम। जेरेमी डोकू एब्सोल्युटली
रूथलेस थे इस गेम में। उन्होंने नचा रखा था डिफेंस लाइन को मैनचेस्टर यूनाइटेड की, मजराऊ को नचा रखा था, साथ ही में जो असिस्ट दिया उन्होंने फिर फिल फोडेन को, वो उन्होंने राइट साइड से अंदर ड्रिबल करते हुए प्यारा सा असिस्ट और सेटअप किया। वहीं डिफेंसिव एरर भी था कि 5 डिफेंडर खेलने के बाद, 5 एट द बैक खेलने के बाद भी फिल फोडेन, अगर कोई स्ट्राइकर होता, अर्लिंग हालैंड होता, तो फिर भी समझने वाली बात थी, लेकिन फिल फोडेन को 5 डिफेंडर बॉक्स में होने के बाद भी इतना फ्री हेडर कैसे दे दिया, तो डिफेंसिव कंसर्न है। वही रूबन अमोरिम के लिए मैंने बात की थी कि वो सेस्को को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्या वो मेनो पे भरोसा कर पाएंगे? वही हुआ, उन्होंने मेनो को स्टार्ट नहीं किया, ब्रूनो फर्नांडिस को डीएम के रूप में खिलाया, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन रूबन अमोरिम अडिग हो रहे हैं अपने सिस्टम पे कि मैं ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 6 के रोल में खिलाऊंगा, जो कि बिल्कुल यूनाइटेड को एकदम हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो कि यूनाइटेड को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन रूबन अमोरिम अडिग हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा भी एक सिस्टम है। सिस्टम दिखता है, कोई कोई मोमेंट पे यूनाइटेड अच्छा खेलती है, लेकिन वही तो बात है ना कि आज राइट प्लेयर आने के बाद ही यूनाइटेड अच्छा खेली थी सिटी की गेम में। मेनू आने के बाद, साथ ही में अमाद डियालो राइट विंग बैक के रोल में शिफ्ट होने के बाद यूनाइटेड कुछ ग्लिम्स में अच्छा खेली थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिटी को उसके बाद जरूरत नहीं थी। जो यूनाइटेड ने किया था सेकेंड हाफ में, वो तो एकदम ही घटिया परफॉर्मेंस थी। पोजीशन रख रहे हैं, 5 एट द बैक खेल रहे हैं, सारे डिफेंडर सिटी के बॉक्स में आ गए, और जो हालैंड को बॉल मिली थी वो उनके बॉक्स में मिली थी, और फिर भागे जा रहे हैं। हालैंड को ऐसे फ्री रन दिया जाए, पूरा मैदान खाली दे दिया हालैंड को। बाइंडर की कोई गलती नहीं थी, बाइंडर उसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हालैंड जिस लेवल के स्ट्राइकर है और जो फॉर्म में वो अभी चल रहे हैं, उसमें बाइंडर क्या, वो उस चीज में कोई सा भी कीपर डाल दो, अगर डिफेंस ही पूरा दूसरी टीम के हाफ में रह गया तो फिर कीपर क्या ही कर लेगा। ओपन नेट मिला, उन्होंने गोल मार दिया। 2-3 चांसेस हालैंड ने मिस भी किए, हालैंड हैट्रिक कर सकते थे, एक तो उनका पोस्ट से पड़ के बाहर निकल गई थी बॉल, फिर क्लियरेंस कर दिया था लुक्सो ने, और दूसरा चांस वो ओपन प्ले में तिजानी राइंडर्स ने पता नहीं क्या ही कर दिया, वो वहां पे कोई भी कीपर से मिस हो गई थी, वो बॉल डिफेंडर नहीं थे, तिजानी राइंडर ने मिस कर दिए। तो यूनाइटेड और भी बुरी तरीके से मैच हार सकती थी, हो सकता था 5-6 गोल से हारती, 5-6-0 से ये मैच स्कोर लाइन रहती। लेकिन फिर रूबन अमोरिम अपने सिस्टम को लेके इतने अडिग है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी खुद की गलती नहीं मानते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं, मुझे सेक करना है तो कर दो, लेकिन मैं तो ऐसा ही फुटबॉल खिलाऊंगा। लेकिन यूनाइटेड फैंस का समझ में नहीं आता मुझे कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हैं। वो यूनाइटेड फैंस और जो यूनाइटेड लेजेंड्स, जो कि छोटी छोटी बातों को लेके इंटरव्यू देते रहते हैं, फालतू चीज़ों में बहस करते रहते हैं, वो ये चीज़ समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ बात क्यों नहीं पा रहे हैं, बता क्यों नहीं पा रहे हैं अमोरिम को कि ब्रूनो नंबर 10 के रोल में खेलना ज़्यादा बेटर रहेगा, बल्कि 6, जो कि ब्रूनो है ही नहीं। मेरे हिसाब से यूनाइटेड को जल्दी से जल्दी अपना सिस्टम बदलना होगा, नहीं तो पिछले सीजन जैसी हालत रहेगी, कोई हेल्प नहीं रहेगी। मैथाइस कुनिया की कमी बहुत खली इस गेम में। जो मैथाइस कुनिया क्रिएटिव फोर्स लेके आ रहे थे यूनाइटेड की इस लाइनअप में, जो कि खल रही है, अभी तक क्रिएटिव फोर्स कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और कुनिया ही प्रोवाइड कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा कुनिया की कमी खली। तो अब देखना होगा कि कोबी मैनो को इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद में अगले मैच में स्टार्ट दिया जाता है या नहीं, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस को ही नंबर 6 में खिलाया जा रहा है। मेसन माउंट नहीं है, मैथेस कुनिया नहीं है, तब भी ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 में नहीं खेल रहे हैं, तो कब खेलेंगे? सेस्को को अभी तक प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस तक नहीं हुआ है ढंग से, उन्हें बॉल प्रोवाइड तक नहीं की जा रही है, क्रॉसिंग तो होती नहीं है इनसे। ये फ्लैंक स्विच कर देते हैं, राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक स्विच कर देते हैं, लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक स्विच कर देते हैं, क्रॉस तो कर ही नहीं पाते। ऐसे जाती है बॉल ऊपर होके, यूं जाती है जैसे कि पुल बना रहे हो बॉल का। यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली है, क्योंकि उनके फिक्सर अभी चेल्सी से बाकी है, उनका लिवरपूल से बाकी है। चेल्सी उनको तोड़ देगी भाई, उनके पास मिडफील्ड जो है। चेल्सी मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड को बेयरली कम से कम 5-6 गोल आराम से मार देगी, क्योंकि कैसेडो और एंजो की जो पेयरिंग रहेगी, जो इनकी मिडफील्ड है ब्रूनो की, और जो भी खेले दूसरा प्लेयर, भाई साहब चेल्सी इनको नंगा नचा के रख देगी। सिटी ने तो कुछ नहीं किया है, ये
चेल्सी इनको इतनी बुरी तरीके से मारेगी, इतनी बुरी तरीके से मारेगी, अगर रोमन अमोरिम ने प्लेयर्स को सही जगह पे नहीं खिलाया, तो जो चेल्सी इनके साथ करने वाली है ना अगले मैच में, वो देखने लायक नहीं रहेगा रोमन अमोरिम के लिए। तो यही था आज के रिव्यू में। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या यूनाइटेड के लिए रुबन अमोरिम कुछ नया कर पाएंगे इस सीजन में, आगे चलते मैचों में। अगले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले यूनाइटेड को मैचेस जीतने होंगे, पॉइंट्स लाने होंगे, नहीं तो फिर रुबन अमोरिम का करियर भी मुझे यूनाइटेड में ज़्यादा लंबा दिखता नहीं है। शायद अगर अगले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वो पॉइंट नहीं लाए तो सेक हो सकते हैं, या फिर दिसंबर तक तो वो पक्का सेक हो जाए।